मेरी दादी हमेशा मेरी मम्मी को मतलब कड़ी खोटी सुनाते रहती थी। उसे बोलती थी निपुत्तर है, मतलब तुम्हारा बेटा नहीं है। कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। इस तरह का सिचुएशन था हमारे घर में। गांव के लोग तभी भी ताने दे रहे थे, बोले अरे दिल्ली शहर में रहती है, क्या पता किसी का घर में बर्तन ही धोती होगी तो वो बोलती होगी कि मैं इंजीनियर हूँ। और मैंने जब सोच लिया, मैंने ठान लिया, तो मैंने सोचा कि अब मुझे करना ही है, किसी तरह मतलब निकलना है इस जंजीर से। मैंने अपनी मम्मी को बोला अब मैं अगर जाऊंगी तो मेरा मतलब जब मैं जाऊंगी तो जॉब लेके ही जाऊंगी। अगर तुम लोग अभी मुझे प्रेशराइज करके बुलाती हो तो मैं नहीं, मतलब मेरा मरा हुआ लाश जाएगा। जब मैं बहुत छोटी थी, ये तब की बात है, जब मैं 5 या 6 साल की थी, उस वक्त मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी मम्मी और मेरी दीदी, तभी उस वक्त हमारे घर में 7 लोग थे, जो कि पापा हमेशा बाहर रहा करते थे। उस वक्त की बात है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जो ना आटा था ना चावल था। तो मेरी मम्मी लोगों ने सोचा बच्चों को क्या दिया जाए खाने के लिए, तो गांव में उसे खुद्दी बोलते हैं, जिसे हम अभी टुकड़ा राइस बोलते हैं, वो चीज़ें पड़ी हुई थी थोड़ी सी। मेरी दीदी और मेरी मम्मी ने खाने के लिए वो चीज़ें हमें बना दिया, और हमने मतलब मैं और मेरी छोटी बहन दोनों वो खा के रह गए थे। बाकी जो 3 दीदी और मेरी मम्मी थी वो लोग भूखे रह गए थे। तो मतलब कब बहुत टाइम ऐसा आया था जिस वक्त हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये बात तब की है। मेरा नाम कविता है और मैं बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, और उस गांव से, जिस गांव का नाम नया टोला बूटीझारी है। मैं जो स्टॉक्स आशा को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, जहाँ मैं अपनी जीवन की जितने भी घटनाएं हुए हैं उसके बारे में बता सकूँ, और विस्तारित रूप से लोगों को बता सकूँ कि कैसे कैसे हमने और क्या क्या किया है और क्या क्या करके मैं आज यहाँ तक आई हूँ। तो मैं आज आप लोगों को अपनी कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो मेरे घर में टोटल अभी 8 मेंबर्स हैं, जिसमें मेरी मम्मी पापा और मेरे भाई बहन हैं, जिसमें 3 दीदी की शादी हो चुकी है, और अभी हम 3 लोग बाकी हैं, जिसमें मैं और मेरी छोटी बहन और मेरा भाई है। मेरा एज 24 ईयर्स हो गए हैं, और जब मैं अभी मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अच्छे कंपनी में काम करती हूँ, अच्छी पद पे हूँ, जहाँ लाइक एज अ टीम लीड भी बोल सकते हैं आप। हमारे जो जूनियर हैं उसे भी मैं हैंडल करती हूँ। मैं बताने जा रही हूँ अपनी उस घटना को जहाँ से मैं अपनी जीवन की शुरुआत की थी। तो हमारे जब मैं बहुत छोटी थी, ये घटना तब की है। मेरी दीदी लोगों की शादी कुछ टाइम बाद, मतलब 5 साल के डिस्टेंस में हुआ था। जो 3 दीदी बड़ी थी, सबसे बड़ी दीदी की शादी 2007 में हुई थी, तभी मैं 7 साल की ही थी, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ 2000 है। तब की बात है। तो हमारे पापा ने बहुत मेहनत करके उस चीज़ों को मतलब बनाया था। जो भी पैसे इकट्ठे किए थे वो बहुत मेहनत से करके इकट्ठे किए थे। उसके बाद मेरी दीदी की शादी हो गई थी 2007 में। पापा इतने कर्ज और ऋण में डूब गए थे, जो उनको वो कर्जे ऋण चुकाते चुकाते मतलब 5 ईयर्स बीत जाते थे मेरे पापा को। तो उन्होंने इस तरह से दीदी का शादी किया। उसके बाद 2011 में फिर से मेरी एक दीदी की शादी होने का मतलब एज हो गया था। उन्होंने फिर उनका शादी किया 2011 में। इस तरह से मतलब 5 ईयर के डिस्टेंस में उन्होंने मेरी दीदी लोगों की शादी की। अब मैं बताने जा रही हूँ अपनी घटना 2011 की। तो मेरी दीदी की, तभी मेरी दीदी बड़ी थी, तो वो मतलब एकदम जो भी बाजार होता है, मार्केट होता है, सब्जी उब्जी लाना वो लाती थी। जब उनकी शादी हो गई तभी मैं 10 या 11 साल की थी। उस वक्त से मैंने अपने घर की सिचुएशन को संभालना शुरू कर दिया था। जो भी मार्केट करना होता है, जो भी चीज़ें होती है, वो चीज़ें मैं करती थी। जब मैं मार्केट जाती थी एक लड़की होके, तो लोग मुझे गलत नज़र से देखते थे, बोलते अरे ये लड़की होके मार्केट जाती है, मतलब ऐसे वैसे बहुत तरीके की बातें होती थी। मतलब बहुत तरीके के लोग मतलब गलत गलत वर्ड यूज़ किया करते थे कि अरे ऐसे वैसे, इस तरीके के। हमारी जो दादी थी, जैसे टीवी सीरियल में होती है दादी कैसे लोगों को सुनाती रहती है, इसी तरह से हमारी दादी भी थी। जो हम इतने लड़कियां होने के बावजूद मेरी दादी हमेशा मेरी मम्मी को मतलब कड़ी खोटी सुनाते रहती थी। उसे बोलती थी निपुत्तर है, मतलब तुम्हारा बेटा नहीं है, ऐसे वैसे हमेशा बोलते रहती थी, जिससे मतलब मम्मी को काफ़ी बुरा लगता था, और वो हमेशा रोते रहती थी। उसे भी लगता था कि एक बेटा होना चाहिए था। तो जब मेरी दादी इस चीज़ों को मतलब देखी कि काफ़ी हमेशा इनको बेटी ही होते जा रहा है, क्योंकि हम 5 बहनें थे, बेटी ही होते जा रहा है, तो वो गई मन्नतें मांगने के लिए, जहाँ पता नहीं हरिद्वार, बोलबम, पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ भी गई थी हर जगह मन्नतें मांग के आई कि उसका बेटा हो। जब वो मन्नत मांग के आई, उस वक्त भी मेरी छोटी बहन हो गई थी। जब छोटी बहन हो गई थी तो फिर मेरी मम्मी और भी निराश हो गई थी कि अब पता नहीं लोगों का और क्या ताना सुनना पड़ेगा। इस तरह से हुआ। उसके कई साल बाद फिर मेरा भाई हुआ था, तब घर में सारे लोग खुश हो गए थे और दादी लोग भी ठीक थी। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरी दादी मतलब हमेशा मम्मी को बोलती थी तुम्हारा 5 बेटी है, पता नहीं, मतलब इस तरह से हमेशा बोलते रहती थी।
और बोलती थी, जैसे हम ही लोगों को बोलती थी कुलच्छन है, मनुष्यत है, मतलब बेटी होने के कारण हमें ये सब चीज़ें सुनना पड़ता था। एक वक़्त ऐसा आया फिर जब हम लोग इतनी बहनें हो गए थे, मतलब तभी मैं थी नहीं, तब की बात है ये, मतलब कंटिन्यूअसली बहन होते जा रही थी, क्योंकि मतलब टोटल हम 9 भाई-बहन थे, जिसमें हमारे 2 बहनें और 1 भाई थे, वो एक्सपायर कर गए थे। ऐसा होने के बाद मेरी दादी हमेशा मेरी मम्मी को ताना देती थी और कोसते रहती थी उसे। इतना कुछ होने के बाद मेरी मम्मी एक दिन सहन नहीं कर पाई और वो सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए वो नदी में चली गई थी, जबकि मेरी मम्मी को स्विमिंग भी नहीं आता था और उन्होंने मतलब छलांग मानिए तो लगा ही दी थी। लेकिन वहाँ के कुछ लोग जो थे उन्होंने मेरी मम्मी को बचा लिया और उसके बाद मतलब फिर से चीज़ें वैसे ही चल रही थी जैसे चलते आ रही है। तो इस तरह से मतलब मम्मी की लाइफ में भी काफ़ी सारे घटना होते रहा, इस तरह के चीज़ हमेशा होते रही थी। तो मेरे हमारे घर की कंडीशन ऐसी थी कि मतलब इतने घर में लोग होने के कारण मेरे पापा हमेशा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में रहते थे और यहाँ के जो ज़मींदार लोग थे उनके घरों में रह के उनका खेती-बाड़ी का काम करते थे, जो गाँव में ही करते हैं। मेरे पापा एक छोटे से फार्मर हैं और मम्मी हाउसवाइफ़ थी। जो पापा हमेशा यहाँ रहते थे और मम्मी गाँव में रह के मज़दूरी दिया करती थी, साथ में दीदी लोग भी उसके साथ मज़दूरी देने जाती थी। तो अब मैं बताने जा रही हूँ अपनी दीदी लोगों के बारे में। मेरी 3 दीदी हैं जिनका एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, 8 क्लास तक है, जो गाँव के एक छोटे से स्कूल थे जहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरा की और जो आगे पढ़ाई करना चाहती थी उसके लिए पापा उन्हें मना कर दिए थे, क्योंकि स्कूल दूर था और जिसके वजह से मतलब डेली पैदल जाना-आना वो चीज़ें संभव नहीं था। तो पापा उन लोगों को साइकिल वगैरह दिला नहीं सकते थे। उस समय में मतलब साइकिल वगैरह भी काफ़ी, जब इनकम नहीं होती है तो छोटी चीज़ें भी काफ़ी कॉस्टली लगती है और जिसको हम एफर्ट्स नहीं मतलब नहीं ले सकते हैं, ऐसा ऐसा कह सकते हैं। तो उस वक़्त इस तरह का सिचुएशन था जो पापा नहीं दे पाए और दीदी की मतलब धीरे-धीरे जो दीदी बड़ी थी उनका 8 क्लास होते-होते उनका एजुकेशन पापा वहीं स्टॉप करा देते थे। उसके बाद दीदी लोग भी मम्मी के साथ जाके मज़दूरी देती थी। दिन के दिहाड़े लगभग तभी की बहुत दिन पहले की बात है, 2006, 7, 8 की बात है। तभी 32-34 रुपए में मेरी मम्मी और मेरी दीदी लोग काम किया करती थी। इस तरह से काम करने के बाद हमारा घर का जीवन यापन किसी तरह बहुत मुश्किल से चल रहा था, लेकिन वही था कि कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। इस तरह का सिचुएशन था हमारे घर में। अब मैं आती हूँ अपने पे, तो मेरा एजुकेशन जब मैं भी 8 क्लास जब पास की थी, तो फिर मेरे पापा बोले कि अब तुम्हारा भी पढ़ाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना खर्चा नहीं है जो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। उसके बाद मैं पापा से ज़िद करने लगी थी कि नहीं पापा, दीदी लोगों को नहीं पढ़ाएँ, एटलीस्ट कम से कम मुझे तो पढ़ा दीजिए। इस तरह से फिर पापा बहुत कुछ बोलने के बाद वो थोड़ा-सा एग्री हुए, बट मेरी मम्मी बोली कि ठीक है, कोई नहीं, मैं तुझे पढ़ाऊँगी। तो मम्मी के साथ मैं भी चली जाती थी मज़दूरी देने के लिए, क्योंकि मुझे 9th-10th में स्कूल करना ही पड़ता है। तो सुबह साढ़े 9 या 10 बजे से स्कूल था, स्कूल का टाइमिंग था। तो फिर उस वक़्त हम क्या करते थे, सुबह-सुबह मम्मी के साथ चले जाते थे मज़दूरी देने के लिए, और मेरी मम्मी और मैं मतलब सुबह अगर 5 बजे, साढ़े 5 बजे जाते थे, 8 बजे तक का एक लोगों का हाज़िरी बन जाता था। इस तरह से करके मैंने अपनी पढ़ाई भी 10th तक की। उसके बाद एक समय आया जो मतलब 10th की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, तो मेरी मम्मी ने क्या किया, मेरी मम्मी के पास ज्वेलरी वगैरह बहुत था, तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी ज्वेलरी जो होता है ना, वो जो सोनार होते हैं उसके पास गिरवी रख दिया की थी। गिरवी रखने के बाद मेरा एजुकेशन किसी तरह उन्होंने पूरा किया, और जो भी ज्वेलरी था वो पापा ऑलरेडी, जितने भी मम्मी का ज्वेलरी था वो सारे ज्वेलरी उन्होंने वहाँ पे दे दिया था, सोनार के पास गिरवी रख दिया था, जो कि ज्वेलरी आज तक मम्मी को वापस नहीं मिला, क्योंकि पापा के पास उतना पैसा हुआ ही नहीं जो वो फिर रिटर्न से मम्मी को लाके दे। इस तरीके से मेरा एजुकेशन पूरा हुआ। जब मैं 10th का एग्ज़ाम देने वाली थी, उस वक़्त फिर मैं ज़िद करने लगी थी कि मुझे आगे भी पढ़ाई करना है, तो मेरे पापा ने मुझे वहाँ पे बोला कि नहीं, मतलब आगे हम तुझे नहीं पढ़ा सकते, मतलब मैट्रिक ही काफ़ी है। फिर उन्होंने मुझे एक कंडीशन दिया कि अगर तुम मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न कर जाती हो तो मैं तुझे इंटर के लिए सोचूँगा। जब मेरे पापा इस तरह का मुझे एक कंडीशन दिए, तो मैं उस पे जी जान लगा के मतलब मैं सोची कि नहीं, मुझे ये चीज़ें हासिल करना है। मैंने दिन-रात एक कर दी, और मेरी मम्मी मतलब सुबह का 3 बजे डेली उठाती थी, जबकि मैं सो जाती थी, फिर से उठने के बाद सो जाती थी। फिर भी उन्होंने मुझे हर 3 बजे मतलब सुबह में 3 बजे जाके उठाती थी, अगर मैं सो जाती थी फिर से दोबारा जाके उठाती थी, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, ऐसा।
पर इस तरह से मैंने अपनी मैट्रिक की तैयारी की और फाइनली मैंने फर्स्ट डिवीज़न किया, तो पापा को थोड़ा-सा खुशी मिला कि चलो ठीक है, इसने फर्स्ट डिवीज़न कर लिया। फिर भी इंटर में एडमिशन के लिए मुझे बहुत चीज़ों को सामना करना पड़ा। उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब हम नहीं करा सकते। तो मैं क्या कि उस बीच में जो 3 महीने का टाइम मिला था, वो क्या था कि उस बीच में मैं अपना सिलाई वगैरह का काम शुरू की थी और सीखना शुरू की थी। 3 महीने में मैंने कवर अप किया उस चीज़ को, और मैंने मतलब मशीन लिया और घर की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। धीरे-धीरे जो मेरा इनकम था, मैं वो सिलाई भी करती थी। आफ्टर मज़दूरी देने के बाद मैं भी जाती थी मम्मी के साथ, क्योंकि मुझे इंटर का पढ़ाई पूरा करना था इसीलिए। तो मैं वो मम्मी के साथ मज़दूरी दिया करती थी और शाम का जो टाइम था उसमें मैं सिलाई वगैरह करके किसी तरह घर की प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। ये बात है आपका 2017 की, तब की बात है। उसके बाद जब मैं इंटर करके इंटर भी पास कर लिया, फिर मुझे बीए में एडमिशन लेना था। पापा तो बार-बार मना कर रहे थे कि नहीं, हम नहीं करा पाएँगे। फिर मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है, आप खर्चा मत दीजिएगा, बट मैं अपनी खर्चे से मैं खुद पढ़ाई करूँगी। इसी तरह से मैं सिलाई वगैरह करके, उसके बाद मेरी लाइफ में एक एनजीओ आया जिसका नाम प्रोजेक्ट पोटेंशियल है। उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया और उन्होंने अपने काम के बारे में बताया, एनजीओ के बारे में बताया। फिर मैंने वो एनजीओ जॉइन किया। एनजीओ जॉइन करने के बाद मुझे थोड़ी बहुत अर्निंग वहाँ से भी हो जाती थी, जिसके वजह से मेरा घर का कंडीशन पहले से कुछ बेटर हुआ था, मतलब खाने-पीने को मिल रहा था। तो खाने के लिए वो भी नहीं कि मतलब अच्छे राइस खाते थे, ऐसा नहीं। जो भी राशन में मिलता था हम वही राइस खाते थे। बस 2-3 टाइम का खाना सही से मिल पा रहा था, लेकिन वो वाला राइस खाते थे जो कि राइस अभी गाँव में लोग गाय को दे देते हैं। वो वाला राइस खा के हमारा दिन का मतलब गुज़ारा हुआ था किसी तरह। तो जब वो काम मैंने किया, उसके बाद फिर से एनजीओ में, मतलब वो 3 महीने का ही काम था, फिर वो बंद हो गया था। फिर मैं अपने घर में रहने लगी। बहुत लोग बहुत कुछ बोला, "अरे एनजीओ में काम करती है, पैसा नहीं देगा, ये नहीं देगा, वो नहीं देगा।" हम सब लोगों की ताने सुन-सुन के भी रह गए थे। उसके बाद कुछ समय आया था, फिर से एनजीओ में काम आया और उसके बाद हमने फिर से एनजीओ के साथ मिलके काम करना स्टार्ट किया। उस वक़्त मैं एज़ ए वॉलंटियर काम करती थी। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना था। 1 से 8 क्लास के बच्चों को जाके टीचिंग करवाती थी। और ये कराने के बाद कुछ टाइम बाद कोरोना आ गया था, जिसमें जो भी सारे स्कूल्स वगैरह बंद हो गए थे और जो भी मैं कर रही थी वो चीज़ें वहीं बंद हो गई थी। तो जो भी अर्निंग हो रहा था, मतलब वो भी बंद हो गया था। फिर मतलब उस तरीके का सिचुएशन आने लगा था घर में कि अरे कभी सब्ज़ी नहीं है, तो कभी दाल नहीं है, कभी कुछ नहीं, इस तरीके का चीज़ें चल रहा था। ये चीज़ें होने के बाद 2020 में फिर भैया मुझे एनजीओ के बारे में, मतलब नवगुरुकुल के बारे में बताए, बेंगलोर के बारे में। उन्होंने बोला मुझे कि बेंगलोर में एक एनजीओ है जिसका नाम नवगुरुकुल है, वो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स प्रोवाइड करती है और आप वहाँ जाके उस चीज़ों को करके आप अच्छे पद पे जॉब कर सकती हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहूँगी। जब मेरा किशनगंज से बेंगलोर जाने का जो डिसीज़न था, उस बीच में जो हमें प्रॉब्लम को सामना करना पड़ा, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे बेंगलोर जाना है, तो ये डिसीज़न मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। मतलब मुझे खुद डर लग रहा था कि पता नहीं बेंगलोर जाके कैसे उस चीज़ को करेंगे और मतलब वहाँ का माहौल कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, ये चीज़ें था। तो इससे भी बड़ी मुश्किल मेरे मम्मी-पापा के लिए था कि एक लड़की को घर से बेंगलोर भेजना, मतलब बिहार से बेंगलोर जाना, क्योंकि इससे पहले मैं घर से बाहर कहीं रही नहीं थी। जो जैसे बिहार के और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किशनगंज को छोड़ के कटिहार जैसे हैं, वहाँ भी मैं कभी अकेले नहीं गई थी। और फिर बेंगलोर भेजना मेरे मम्मी-पापा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल था। उनको कन्विंस करना मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। क्योंकि मेरे मम्मी और पापा का परेशान होने का रीज़न ये था कि वो एक छोटे से किसान थे और वो उतना मतलब उनके पास उतने पैसे नहीं थे। उनको ऐसा लग रहा था, जब मैं उनको बता रही थी, तो उनको ऐसा लग रहा था यार बेंगलोर जैसे इतने कॉस्टली शहर में कैसे उनको भेजा जाए, और मतलब एक लड़की को ख़ास तौर से, जहाँ अभी हमारे गाँव में भी अभी भी लड़कियों को नहीं भेजा जाता है, ज़्यादा शिक्षा नहीं दी जाती है। पास के जो अगर घर से ज़्यादा दूर कॉलेज हुआ तो उनका एडमिशन नहीं दिया जाता है। इस तरीके का चीज़ें था, जो मम्मी-पापा को काफ़ी मतलब उनके अंदर वो डर था कि कैसे एक लड़की को बाहर भेजा जाए। इस तरीके का मुश्किल उनके लाइफ में था। मुझे भी डर लग रहा था कि पता नहीं मैं कैसे जाऊँगी वहाँ पे और कैसे इस चीज़ को करूँगी। लेकिन मैंने तय किया था कि मुझे जो जीवन को मैं जी रही हूँ, उसे किसी तरह मुझे इसको दूर करना है, और मैं मम्मी-पापा की जो प्रॉब्लम है उसको मैं मतलब दूर करना चाहती थी। तो मैंने ठान लिया था कि मुझे करना ही है। तो जैसे मैंने ठाना, फिर मम्मी-पापा को कन्विंस किया और मैं निकल गई थी बेंगलोर के लिए, किशनगंज से बेंगलोर के लिए मैं निकल गई थी।
जब मैं जा रही थी उस वक़्त कोरोना का सीज़न था, सारे लोग बाहर से गाँव आ रहे थे, घर आ रहे थे और मैं उस वक़्त घर से मतलब बैंगलोर जाने के लिए सोची थी। ये डिसीज़न काफ़ी मम्मी-पापा को और डर लग रहा था क्योंकि सारे लोग बाहर से घर आ रहे थे और मैं घर से बाहर जाने के लिए सोच रही थी। और मैंने जब सोच लिया, मैंने ठान लिया, तो मैंने सोचा कि अब मुझे करना ही है, किसी तरह मतलब निकलना है इस जंजीर से, इस जो भी जो होता है मतलब उस गाँव से किसी तरह मुझे निकलना है और निकलने के बाद ही मैं चीज़ों को कर पाऊँगी और फिर मेरा जर्नी यहाँ से शुरू होता है और मैं बैंगलोर पहुँची। अब मैं बैंगलोर तो आ गई थी बट हमारे सामने समस्या खड़ी हो गई थी, दूसरी समस्या खड़ी हो गई थी ऐसा कि अब मतलब वो समस्या थी हमारी भाषा की। जो मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई लड़की, हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई लड़की और जो मैं अभी कोर्स करने गई थी वहाँ पे मतलब इंग्लिश की ज़रूरत थी वहाँ पे। तो मुझे बिल्कुल काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था मुझे और इंग्लिश इतना टफ़ था मेरे लिए कि मुझे आगे बढ़ने जैसे मैं कदम उठाती थी ऐसा लग रहा था कि वो मुझे पीछे ढकेल रहा है और मैं आगे बढ़ना चाहती थी। तो बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। धीरे-धीरे मैं इंग्लिश समझने की कोशिश की और मैं समझती रही। इसी तरह से मेरा कोर्स जो है उसका ड्यूरेशन चलता रहा। जैसे 3 मंथ हुआ फिर लोगों ने मुझे एक बार इंटरव्यू लेने की कोशिश किया और फिर उन्होंने बताया कि मतलब कर सकते हैं या नहीं। तो इस तरीके का सिचुएशन मेरे सामने आया। उन्होंने कई बार तो कह दिया था कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकती हो। क्योंकि मतलब हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। जब तुम इंग्लिश समझ ही नहीं पाती हो, बोल ही नहीं पाती हो तो फिर करोगी कैसे? मैंने दिन-रात एक कर दिया और मैं अपनी चीज़ों को अचीव की और मैं फिर उसके बाद जब 1 साल 4 महीने बीत गए, वो कोर्स जो था वो 1.5 साल का कोर्स था जिसे मुझे कंप्लीट करने में 1 साल 4 महीने लगे थे क्योंकि बिकॉज़ ऑफ इंग्लिश मुझे थोड़ा टाइम और ज़्यादा लग गया था क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी थी उन्होंने 1 साल में उस चीज़ को कवर अप कर लिया था और अच्छे पोज़ीशन पे अच्छी जगह जाके उन्होंने जॉब भी ले ली थी। तो मेरी सिचुएशन यही था कि मेन प्रॉब्लम था इंग्लिश का जो कि चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे और मैंने अपना कोर्स पूरा किया। उसके बाद मैंने कंपनी में इंटरव्यू देना शुरू किया। पहले तो कुछ टाइम ऐसा था कि जॉब लग ही नहीं रही थी। बार-बार मम्मी-पापा का कॉल आ रहा था। वो हमेशा वो बार-बार पूछ रहे थे, "कब जॉब लगेगा? कब जॉब लगेगा? लगेगा भी या नहीं? होगा भी या तुमसे नहीं? अगर नहीं होगा तो रिटर्न आ जाओ, तुम्हारी शादी-ब्याह करा देते हैं, मतलब हमारी भी एक झंझट खत्म हो जाएगी।" इस तरीके की चीज़ें मुझे बार-बार सुनने को मिल रहा था और मतलब रिश्तेदार में भी लोग प्रेशराइज़ कर रहे थे मम्मी-पापा को, "अरे! बेटी तो शादी करने वाली हो गई है, कर दो शादी, एक झंझट खत्म हो जाएगा।" मतलब लोग इस चीज़ को झंझट लेके समझते हैं कि ऐसा कि ये एक झंझट है और उनको भी हमेशा मतलब ऐसे बोलते रहते थे। गाँव में भी लोग सारे बोलते रहते थे क्योंकि हमारी एज की लड़कियाँ की शादी हो गई थी। अभी भी मैं ही एक 24 एज की लड़कियाँ गाँव में बची हूँ, वरना सारे 18-17 इस तरीके की लड़कियाँ हैं गाँव में। तो वो लोग भी हमेशा उनको बोलते रहते थे। तो मैं जब मेरी मम्मी-पापा एक दिन कॉल किए उस समय मतलब जॉब लगने से 1 महीना पहले की बात है। उन्होंने भी तभी भी बोला था कि अगर तुम्हारी जॉब नहीं लगती है, अगर तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम आ जाओ, तुम्हारी शादी-ब्याह करवा देंगे, तुम अपना घर-परिवार सँभालना और मेरा भी एक झंझट खत्म हो जाएगा। मैंने उस वक़्त भी ठान लिया था, मैंने अपनी मम्मी को बोला अब मैं अगर जाऊँगी तो मेरा मतलब जब मैं जाऊँगी तो जॉब लेके ही जाऊँगी। अगर तुम लोग अभी मुझे प्रेशराइज़ करके बुलाती हो तो मैं नहीं, मतलब मेरा मरा हुआ लाश जाएगा। मैंने इस तरह से मम्मी-पापा को बताया था और फिर मम्मी-पापा फिर काफ़ी डर गए थे, वो कुछ दिन तक मतलब मुझे कॉल नहीं किए थे, फिर वो बहन से कॉल करवा के पूछ रहे थे कि पूछो कैसी है, नहीं है, इस तरीके का चीज़ें चल रहा था। इंटरव्यू देने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, इंग्लिश की समस्या मतलब एक बिहार की लड़की के लिए मेरे लिए अभी भी इंग्लिश की समस्या है, थोड़ी बहुत अभी भी है जो कभी-कभी कम्युनिकेशन सही से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इस तरीके का चीज़ें चल रहा है मेरे लाइफ़ में। तो मैंने जब इंटरव्यू दिया था शुरू में तो मेरी जॉब कहीं लग नहीं रही थी। जब लगी थी तो 2-2 जगह एक ही बार लगी थी और एक थी बैंगलोर की कंपनी, एक थी चंडीगढ़ की कंपनी। तो दोनों में मैंने इंटरव्यू दिया था, दोनों में सिलेक्शन हो गया था बट जिसका ऑफ़र लेटर पहले आया मैंने उस कंपनी को जॉइन करना पसंद किया। तो चंडीगढ़ की एक कंपनी थी जिन्होंने मुझे ऑफ़र लेटर दिया और मैं उस कंपनी को जॉइन की और मेरी सैलरी तभी 20 के था, तब ये 2022 की बात है। मैंने 1 फरवरी से जॉब स्टार्ट की थी और जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई फिर मैंने वो सैलरी अपने मम्मी-पापा को दिया। फिर मेरे मम्मी-पापा मतलब खुश हो गए थे सैलरी को देख के और उन्हें लगा कि मतलब शायद ये कुछ कर सकती है। फिर उन्होंने मुझे मौका दिया और उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम करो मतलब अच्छे से करो और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ो।
यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने 20,000 रुपए मैं अपनी मम्मी को भिजवाई थी फर्स्ट सैलरी, तब मेरे मम्मी-पापा बहुत खुश हो गए थे और जब मैं उनकी आवाज़ सुनी थी मतलब कि उन्होंने जब बोला कि मतलब तुमने मुझे 20,000 रुपए दिए, उस वक़्त मुझे बहुत खुशी मिली और वो एक तभी ऐसा मोमेंट था, मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब एक लड़का और एक लड़की सब कुछ कर सकते हैं। मतलब मेरा भाई छोटा था, अभी भी छोटा है, वो 18 साल का है। अभी उसका कोई इनकम नहीं है, बट उसके जगह पे प्लेस ऑफ ब्रदर मैं उनकी एक डॉटर जो है उनको वो चीज़ें दे रही हूँ और वो चीज़ें कर पा रही हूँ, तो मतलब मुझे बहुत खुशी मिल रही है और मेरे मम्मी-पापा को भी अब ऐसा लगता है कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब जो काम लड़का कर सकता है, वो काम लड़की भी कर सकती है। तो मैंने उनको अपनी फर्स्ट सैलरी दी और उनसे जो मेरे को आशीर्वाद मिला, मुझे बहुत खुशी मिली उससे और मैं आज भी उनकी जो जितनी भी ख्वाहिश है, मैं वो पूरा करने की कोशिश करती हूँ। मेरे पापा का ख्वाहिश था कि मेरा एक स्कूटी होना चाहिए, मतलब तो मैंने सोचा कि क्यों ना पापा की ये ख्वाहिश को पूरा किया जाए। तो मेरे पापा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिन के दिहाड़ी पे पापा काम करते थे, तो उनसे ये चीज़ें लेना मतलब काफ़ी उनके लिए डिफ़िकल्ट था, वो इतना एफ़र्ट्स नहीं कर सकते थे। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने पापा को घर भिजवा दिया क्योंकि मैं और मेरी छोटी बहन जो है दोनों जॉब करते हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि पापा मतलब हमेशा से बाहर रहे हैं, तो उनको कभी घर पे रहने को मौका नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पापा को घर भेजा दिया जाए क्योंकि उनकी एज भी उस तरीके की नहीं है जो अब वो बाहर रह के काम कर सके। तो हमने सोचा कि चलो पापा को घर भेजा देते हैं और हम दोनों बहन जो उनके भी जितने भी कर्ज ऋण है और उनकी जो ख्वाहिश है वो हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं और मेरी बहन दोनों मिलके हमने एक स्कूटी पापा को दिया है जो कि न्यू स्कूटी था, काफ़ी उनको अच्छा लगा, उनको दिया मैंने और अभी पापा यूज़ कर रहे हैं, उनको काफ़ी खुशी मिली। घर के पास एक छोटा-सा लैंड भी मिल रहा था जो मतलब घर के पास ही था, तो हमने सोचा क्यों ना ये चीज़ें ले लें और फिर पापा-मम्मी के लिए मतलब ये चीज़ें अच्छी हो जाएगी, मतलब उनका खुद का एक ओन प्रॉपर्टी हो जाएगा क्योंकि हमेशा मेरी दादी पापा को ताने देती है कि इतने बेटी को पैदा कर लिए हो और एक मतलब एक धुर की ज़मीन तक नहीं खरीद पाए हो, मतलब हमेशा वो ताने देती रहती थी उस चीज़ों को। तो मुझे ये चीज़ें ना बहुत चुभती थी जब मेरी दादी मेरे पापा को इस तरीके से बोलती थी, तो ये चीज़ें बहुत चुभती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मैंने सोचा कि चलो वो लैंड भी खरीदते हैं, तो मैं और मेरी बहन मिलके वो लैंड भी खरीदा और पापा के नाम पे वो चीज़ें दिया। तो मेरे पापा बहुत खुश हुए, काफ़ी खुश हुए। अब उन्हें ये लगता है कि अरे बेटा-बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों इक्वल है और वो हर काम बेटी कर सकती है जो बेटा करते हैं, वो हर काम कर सकती है। इस तरीके से मेरी जीवन की कहानी चलती आ रही है। अब मैं गुड़गाँव में रहती हूँ और वहाँ एक अच्छी पोज़ीशन पे अच्छी कंपनी में काम करती हूँ और मेरे पापा-मम्मी को जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है, मैं एक बार भी वो बोलते हैं तो मैं उसको वो चीज़ें लेके देती हूँ। तो मतलब मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, खुद पे प्राउड फ़ील होता है और मेरे मम्मी-पापा को भी ऐसा लगता है कि जो चीज़ें एक लड़का कर सकता है, वो हर काम एक लड़की कर सकती है। पहले जो मेरे घर की स्थिति थे, उस स्थिति में जो चावल गाय और भैंस को खिलाया जाता था, वो चावल हम खाते थे और अभी की स्थिति ऐसी आ गई है, मतलब काफ़ी बदलाव आ गया है। घर घर में और घर की कंडीशन जो है काफ़ी बदलाव आ गया है, मतलब अच्छा लग रहा है, अब जो चीज़ें जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा है। गाँव में जो लोग पहले हमें ताने देते थे कि मतलब अरे मेरे पापा का नाम महेंद्र महतो है, उन्होंने मतलब हमेशा वो लोग ताने देते थे, अरे उन्होंने तो इतना बेटी जन्मा के रखा है, ये वो दिस दैट। अब वही लोग मेरे पापा को मतलब नाम देते हैं और बोलते हैं यार मतलब बेटी होना चाहिए तो महेंद्र का बेटी जैसे होना चाहिए, जिन्होंने अपने मतलब कर्ज ऋण लेके पढ़ाया और उनकी बेटी आज एक मुकाम हासिल की है और वो अपने अच्छे पद पे है और उस घर के सारे खर्चे को उनके दोनों बेटी हैंडल करती है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। आप बेटी को मौका दीजिए, आप बेटी को मौका देंगे तो वो सब काम कर सकती है। मौका और टाइम मिलना चाहिए, हर लड़की को मौका और टाइम मिलना चाहिए। मेरे से भी जिल्लत भरी ज़िंदगी लड़कियाँ जी रही होगी और कुछ लड़कियाँ होगी जो मेरे से अच्छी लाइफ जी रही होगी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप ज़रूर कर सकते हैं। जब मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में सुना था तो मुझे ऐसा लग रहा था यार कितना ये टफ होगा, कितना डिफ़िकल्ट होगा, शायद मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सॉफ्टवेयर का मुझे एस भी नहीं पता था। जो मैं उसमें कोडिंग करती हूँ उसका सी भी नहीं पता था। लेकिन अभी मैं एकदम मतलब सब चीज़ें कर पा रही हूँ। अभी मैंने अपने लाइफ में जिस कंपनी में काम करती हूँ, उस कंपनी में लगभग 3 से 4 प्रोजेक्ट मैंने डिलीवर कर दिए, ऐप बना चुके हैं और मतलब ऐसा कभी-कभी विश्वास ही नहीं होता कि मैंने किया है और अभी मैं चीज़ें को कर पाती हूँ। पहले
थोड़े टाइम के लिए मुझे डिफ़िकल्ट लगता था चीज़ें कि मैं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अभी मैं चीज़ों को कर पाती हूँ। इसके लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ अपने जो जिन लोगों ने मेरा हेल्प किया है, उन लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। और एक दिक्कत ये भी है कि जब मैं अपने घर में बताई थी कि जब मैं जॉब कर रही हूँ, तो गाँव के लोग तभी भी ताने दे रहे थे, बोले, "अरे! दिल्ली शहर में रहती है, क्या पता किसी का घर में बर्तन ही धोती होगी तो वो बोलती होगी कि मैं इंजीनियर हूँ।" मतलब इस तरीके के लोग बोलते ही थे, बट हम किसको समझाने जाएँगे? हम ये चाहते हैं कि हम अगर कर रहे हैं तो मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। लोगों का तो काम है बोलना, वो आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो वो आपको पैर पकड़ के पीछे खींचना चाहेंगे। तो जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप कदम आगे बढ़ाएँ तो उसे पीछे मत खींचिए, आगे बढ़ते रहिए, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएँ आपके लाइफ में उसका सामना करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप भी इस जोश और जुनून से आगे बढ़ते रहिए, लाइफ में सफलता ज़रूर मिलेगी।